Good morning, students. Today's topic is Einstein theory of heat capacity. हीट कैपेसिटी को हम ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ की हेल्प से स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट होना लाजमी है कि हम हीट कैपेसिटी को अब आइंस्टीन थ्योरी से क्यों स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि ये थ्योरी क्यों आई है। इसका मतलब जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हीट कैपेसिटी को स्टडी किया था ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ की हेल्प से, उसमें कोई ना कोई कमी रह गई होगी, यानी कि उस लॉ की कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी थी, जिसकी वजह से आइंस्टीन थ्योरी को आना पड़ा स्पेसिफिक हीट, या मैं ये बोलूं हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उस लॉ की क्या डिस्क्रिपेंसी रही होंगी स्टूडेंट्स। हमने उस लॉ के आउटकम्स को जब स्टडी किया तो उस लॉ का आउटकम क्या कह रहा था, यानी कि ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ का जो आउटकम था उसके अकॉर्डिंग सभी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी क्या है, आइडेंटिकल थी, सेम थी, मतलब कांस्टेंट थी, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। और वो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, अगर आपको याद हो तो हमने कैलकुलेट किया था स्पेसिफिक हीट को एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, जो निकल के हमारे पास आई थी, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3R। और यहां पर अगर आपको याद हो तो ये 3Nk निकल के आई थी। यहां पर N क्या था, एवोगैड्रो नंबर था, K क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, और Nk को हमने क्या कहा था, रेबर कांस्टेंट था। तो यहां पर ये जो स्पेसिफिक हीट है, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन का तो क्लियर मीनिंग पता होगा। स्पेसिफिक हीट क्या कहती है, किसी भी सॉलिड को कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी उसके 1 डिग्री टेम्परेचर को रेज करने के लिए, यानी कि जितनी एनर्जी 1 डिग्री टेम्परेचर को रेज करने के लिए उस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो वो हमारे पास ये निकल के आई थी। अगर अब आप इसको देखते हो तो ये स्पेसिफिक हीट जो है, इसमें टेम्परेचर का कंसेप्ट कहीं पर भी नहीं है, यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन जब हमने ये, तो इसका मतलब हमारे पास इस लॉ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट का थ्योरेटिकल मेथड आया है। लेकिन जब हमने इस थ्योरेटिकल आउटकम को किसके साथ कंपेयर किया, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के साथ कंपेयर किया। और यहां पर जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या बता रहा है, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के इंक्रीज करने के ऊपर इंक्रीज करेगी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, इसके बाद वो क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट बन जाएगी टेम्परेचर के ऊपर। यानी कि अगर मैं एक्सपेरिमेंटल कर्व ऑफ एनी सॉलिड को कंपेयर करूं किसके साथ, ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ के आउटकम के साथ, तो ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ का जो ये आउटकम है वो यहां पर देखिए, ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो कितनी आ रही है, 3R आ रही है, यानी कि हर टेम्परेचर के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी, 3R होगी। तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी 3R के ऊपर। तो जब हमने इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के साथ इस ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ को कंपेयर किया तो हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट किसका, स्पेसिफिक हीट का किसके साथ मैच कर रहा था, ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ के साथ। कहां पर मैच कर रहा था, एट ए हाई टेम्परेचर के ऊपर तो मैच कर रहा था। यानी कि हाई टेम्परेचर कहां से बात कर रहे हैं, हम इस पॉइंट से बात कर रहे हैं, और ये पॉइंट कहां पर है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। और जैसे जैसे रूम टेम्परेचर से आगे चल रहे हैं तो ये पॉइंट आया है, ये वो कौन सा पॉइंट है, मेल्टिंग टेम्परेचर है, यानी कि जिस टेम्परेचर के ऊपर सब्सटेंस क्या स्टार्ट होना स्टार्ट कर दे, मेल्ट होना स्टार्ट कर दे,
उस टेम्परेचर को हम उस सब्सटेंस का क्या कहते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं। यानी कि रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग टेम्परेचर के तक सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट आ रही थी वो क्या आ रही थी, 3R आ रही थी। और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बता रहा है हमें। तो हमें ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ का जो आउटकम था वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के साथ स्ट्रांगली एग्री हुआ हाई टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन जब हमने ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ को कंपेयर किया लोअर वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर के ऊपर, तो वहां पर ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ स्पेसिफिक हीट के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। क्योंकि ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ तो क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कर्व क्या कह रहा है, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि टेम्परेचर के डिक्रीज करने पर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू डिक्रीज करती है, डिके करती है, और स्पेसिफिक हीट अप्रोच जीरो कर जाती है व्हेन टेम्परेचर T टेंड टू जीरो। तो यहां पर इस पोर्शन के अंदर ये ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ क्या हो गया था, फेल हो गया था स्पेसिफिक हीट के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में। तो इसी कंसेप्ट ने आइंस्टाइन थ्योरी को जन्म दिया था। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने हीट कैपेसिटी को फिर स्टडी किया और कुछ अजम्पशंस के ऊपर इन्होंने हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो फर्स्ट अजम्पशंस थे स्टूडेंट, उन्होंने क्या मानी, सॉलिड जो हमारे पास है, यानी कि जो हमारे पास सॉलिड है या कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल हमेशा किसकी फॉर्म में मिलता है, सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। उसके अंदर जो एटम्स हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वो क्या करेंगे, अपनी मीन पोजीशंस के ऊपर वाइब्रेट करेंगे। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए अगर मैं किसी भी सॉलिड की बात करूं और उस सॉलिड को मैं रूम टेम्परेचर के ऊपर या मैं किसी एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी बात करूंगा, अभी मैं ये मेरे पास सॉलिड है, सॉलिड के अंदर हमें पता है एटम्स को क्लोजली पैक किया जाता है। लेकिन मैं समझाने के लिए एक एटम आपको यहां दिखा रहा हूं, एक एटम आपको यहां दिखा रहा हूं, लेकिन ये क्लोजली पैक है। एक एटम ये है, यानी कि एट एनी टेम्परेचर के ऊपर ये जो एटम है ना अपनी मेन पोजीशंस के ऊपर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ये एटम ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ये एटम ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। यानी कि एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ईच एटम ऑफ दैट सॉलिड या ईच एटम ऑफ दैट क्रिस्टल वाइब्रेट्स अबाउट मीन पोजीशन। मैं ये कह दूं देखो ये मेरी मीन पोजीशन, मैं ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता हूँ, इस मीन ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता हूँ। तो यानी कि उन्होंने फर्स्ट अजम्पशन क्या मानी है, ईच एटम वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। फर्स्ट अजम्पशन है ये उनकी, यानी कि सॉलिड के अंदर एटम अपनी मेन पोजीशंस के ऊपर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। जो सेकंड अजम्पशन है, अब ये जो एटम वाइब्रेट करेगा, ये भी एटम वाइब्रेट करेगा, ये भी एटम वाइब्रेट करेगा, ईच एटम जो वाइब्रेट करेगा उन्होंने एक नाम दे दिया इनको। और इन्होंने क्या नाम दिया, जैसे आपको पता होगा ये क्या कर रहा है, ऑसिलेशंस दे रहा है हमें। ऑसिलेशन देने वाले को हमने क्या बोल दिया, ऑसिलेटर बोला था। तो यानी कि अब ये जो ईच एटम है इस सॉलिड के अंदर, और ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशंस दे रहे हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो क्या कहा, ईच वाइब्रेटिंग एटम्स आर कॉल्ड द एटॉमिक ऑसिलेटर। यहां पर इन्होंने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं बोला, इसका मतलब एटॉमिक ऑसिलेटर बोला है। तो ये जो थ्योरी होगी वो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड होगी। यानी कि मैं या तो ये कह दूं एटॉमिक ऑसिलेटर, या मैं ये कह दूं कि यहां पर ये हमारे पास जो ऑसिलेटर है ये कौन सी ऑसिलेटर है, ये क्वांटम ऑसिलेटर्स हैं, नॉट ए हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, ये जो हमारे पास ऑसिलेटर्स हैं या ये जो एटम है क्रिस्टल के अंदर, वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स हैं। और आइंस्टाइन की यही अजम्पशंस इस थ्योरी का फेलियर प्रूव करने वाली है। यानी कि जो ये थर्ड अजम्पशंस है, ये अजम्पशंस उन्होंने गलत मान ली।
उन्होंने क्या कहा, इस सॉलिड के अंदर जितने भी एटम्स हैं ये अगर ऑसिलेट कर रहे हैं तो एक एटॉमिक ऑसिलेटर का काम कर रहे हैं, यानी कि इस एटम की वाइब्रेशंस अफेक्ट इस एटम के ऊपर नहीं डालेंगे, इस एटम की वाइब्रेशंस का अफेक्ट इस एटम की वाइब्रेशंस पर नहीं पड़ने वाला, जो ये इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर अगर इन्होंने कहा है। यानी कि all atom या all oscillator in a crystal are independent oscillator, यानी कि क्रिस्टल के अंदर हर एटम इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर का काम कर रहा है। इंडिपेंडेंट कब होता है, जब कोई चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे। इसका मतलब इस एटम की फ्रीक्वेंसी इस एटम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालने वाली, इस एटम की वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी इस एटम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालने वाली। तो यही अजम्पशंस जो मानी थी, ये अजम्पशंस क्या है, इस थ्योरी को गलत प्रूव करने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं सॉलिड के अंदर एटम्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, और एक एटम की वाइब्रेशंस का इफेक्ट दूसरे एटम के ऊपर आता है, दूसरे एटम का इफेक्ट पहले वाले पे आता है, तो इनका इफेक्ट आता है। तो ये आइंस्टाइन को भी बाद में पता चल चुका था कि जो मैंने ये थर्ड अजम्पशंस मानी है, ये मेरी अजम्पशंस गलत है। जो नेक्स्ट स्टेप है, उन्होंने इसके बाद क्या कहा, ईच एटम हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका क्या मीनिंग है, देखिए जो ये एटम है हमारा वाइब्रेट कर रहा है अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ये एक्स में वाई में भी ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ये एक्स में भी वाइब्रेट कर सकता है, ये जेड में भी वाइब्रेट कर सकता है। यानी कि हर एटम के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेट करने की। वो एक्स में ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, जेड में भी वाइब्रेट कर सकता है। यानी कि ईच एटम हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर क्रिस्टल के अंदर n एटम है और हर एटम या हर ऑसिलेटर के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हम क्या कह सकते हैं, n ऑसिलेटर्स हैव 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन n ऑसिलेटर के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, 3n होंगी। क्योंकि देखिए एक ऑसिलेटर के पास 3 डिग्री, 2 के पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 के पास 9 हो गई, ऐसे n के पास कितनी हो जाएंगी, 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी। ये इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास अजम्पशंस है वो क्या है, ऑल ऑसिलेटर्स आर आइडेंटिकल। इसका मीनिंग समझना, यानी कि हर एटम क्या है, आइडेंटिकल है, हर ऑसिलेटर क्या है, सेम आइडेंटिकल है, और वो सारे के सारे सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब आपने सेम फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट कहां पर स्टडी किया है, हमने फोटोन के कंसेप्ट में स्टडी किया है। क्योंकि हमने फोटोन के केस में क्या स्टडी किया है, फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, म्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन। लेकिन हमें क्या पता है, देखिए लाइट जो है ना हमारी किसकी फॉर्म में प्रोपगेट कर रही है, फोटोन्स की फॉर्म में प्रोपगेट कर रही है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू है। तो यानी म्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन है, लेकिन उन फोटोन्स की एनर्जी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। और आपको पता है एक फोटोन बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, या 2 फोटोन एब्जॉर्ब किए जाते हैं, 3 फोटोन एब्जॉर्ब किए जाते हैं। आधा फोटोन कभी एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, 2.5 फोटोन कभी एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, यानी कि 2.5 फोटोन कभी एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, 3.5 फोटोन कभी एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। इसका मतलब आपने ये देखा होगा कि फोटोन्स हमेशा एब्जॉर्ब किया जाएगा या रिलीज किया जाएगा किसकी मल्टीपल में, इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर। लेकिन अब मैं ये यहां पर कंसेप्ट समझना, ऑल ऑसिलेटर आर आइडेंटिकल, आर फोटोन्स आर आइडेंटिकल एंड हैव द सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उनकी भी सेम फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि आइंस्टाइन थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। और ये कौन सी थ्योरी है, किसने दी थी, ये प्लैंक्स हाइपोथेसिस ने दी थी, अगर आपको याद हो तो देखिए अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो चलो मैं बता देता हूं आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए आपने हुक्स लॉ को स्टडी किया होगा, और हुक्स लॉ के अंदर हमने क्या ली थी, एक स्प्रिंग ली थी, और उस स्प्रिंग को हमने एक हुक्स के साथ कनेक्ट किया था, और उस स्प्रिंग के साथ हमने एक मास को अटैच कर दिया था।
अब एक स्प्रिंग ये है जिसका मास ये है, और के क्या चीज है, मैं कोई भी कांस्टेंट ले रहा हूं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं जिसको हम। अब देखिए, अगर मैं इस स्प्रिंग मास को यहां से पकड़ूं और इसको थोड़ा स्ट्रेच करूं और इसके बाद रिलीज कर दूं, यानी कि मैंने इस स्प्रिंग को यहां तक स्ट्रेच किया, यानी कि मैंने ये एम्पलीट्यूड दिया ना, इसके बाद ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी। तो हमने उन वाइब्रेशंस के फ्रीक्वेंसी निकाली थी, और वो कितने निकल के आई थी, दैट कम्स आउट टू बी 1/2 पाई इंटू K/m। अगर आपको याद हो तो ये निकल के आई थी। यहां पर देखिए, क्या ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही है? नहीं डिपेंड कर रही, सिर्फ दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक तो K के ऊपर, K क्या चीज है, ये कोई कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्प्रिंग की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। m क्या चीज है, मास है, मास ऑफ द स्प्रिंग अगर कांस्टेंट है और k कांस्टेंट है, तो ये वो वाला पूरा फैक्टर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी हमारे पास, कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब क्या है, इस स्प्रिंग को चाहे तुम ज्यादा खींचिए चाहे कम खींचिए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, ये कहना चाह रहा है। यानी कि वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहां पर ये देखिए, और अगर 2 पाई को मैं इधर ले आऊं तो ये मेरे पास क्या बन गया, 2 पाई न्यू, ये मेरे पास एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन गई। इसका मतलब हमारे पास ऑल ऑसिलेटर कैसा बिहेव कर रहे हैं, ऑल ऑसिलेटर कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, और उन सबकी सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन उनकी एनर्जी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। अब हम उसी पर बात करने वाले हैं। देखिए, अब मैं अगर एनर्जी की बात कर रहा हूं तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर कोई ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है तो वो अपने आप ऑसिलेट नहीं कर रहा। इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई एनर्जी है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। और वो जो एनर्जी है उस ऑसिलेटर के पास, वो कैसी है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो कैसी है, डिस्क्रीट है। इसका मतलब, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, उस ऑसिलेटर के पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी की कुछ वैल्यू अलाउड है और कुछ एनर्जी की वैल्यू अलाउड नहीं है। डिस्क्रीट का मीनिंग यही होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब तो क्या होता है, जैसे मैं ये लाइन खींचे चलूं कंटिन्यूअसली, अगर या तो इंक्रीज करें कॉन्टिन्यूअसली, ये कॉन्टिन्यूअस लाइन है। अब ये मैं कह दूं ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट है। इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू अलाउड है, ये वैल्यू अलाउड है, बीच की अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। इसका मतलब अगर ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है ना, अगर वो ऑसिलेट कर रहा है तो वो अपने आप ऑसिलेट नहीं करेगा, वो किसी एनर्जी के साथ ऑसिलेट करेगा। और वो जो जिस एनर्जी से ऑसिलेट कर रहा है वो एनर्जी दैट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस, बट दैट एनर्जी इज टू बी डिस्क्रीट। एंड डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है, एनर्जी की कुछ वैल्यू अलाउड होंगी, कुछ एनर्जी की वैल्यू अलाउड नहीं होंगी। और जो एनर्जी की अलाउड वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, उसके बारे में हमने बात की। वो क्या होंगी, दैट इज इक्वल टू En इज इक्वल टू NNH न्यू, ये होंगी, वेयर N इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। यानी कि ये किसके अकॉर्डिंग है, ये प्लैंक्स हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग है, जो कि 19th सेंचुरी के अंदर आई थी, अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी आई थी। यानी कि ऑसिलेटर के पास जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो किसकी फॉर्म में है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, वो डिस्क्रीट की फॉर्म में है। अब आइंस्टाइन ये समझ चुका था कि जब ये इस थ्योरी को स्टडी करने चला था तो उन्होंने पहले प्लैंक्स हाइपोथेसिस को स्टडी किया। इसके बाद उन्होंने ये देखा कि ये जो थ्योरी आई थी तब तक क्वांटम मैकेनिक्स आ चुकी थी, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम क्या कैलकुलेट कर चुके थे, हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या कैलकुलेट कर चुके थे, एनर्जी कैलकुलेट कर चुके थे। और वो एनर्जी कितनी आई थी, यानी कि ये तो प्लैंक्स हाइपोथेसिस थी, और क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से एटॉमिक ऑसिलेटर की एनर्जी जो आई थी वो कितनी आई थी, जो हमने कैलकुलेट किया था वो आई थी, दैट इज इक्वल टू N + 1/2
HNu ये आई थी। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होंगे 0, 1, 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये तो क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हमने ऑसिलेटर्स की एनर्जी को कैलकुलेट किया था और ये प्लैंक्स हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग था। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर यहां पर अगर एटम के पास जो एनर्जी है वो क्या नहीं है, 0 नहीं है। अगर मैं यहां पर देखूं n की वैल्यू 0 तो E की वैल्यू 0 बन जाती है। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं तो एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर एटम के पास कितनी एनर्जी है, हाफ ऑफ HNu है। ये वाइब्रेशनल एनर्जी है और इस एनर्जी को क्या बोला गया है, 0 पॉइंट एनर्जी बोला गया है। ये प्लैंक्स हाइपोथेसिस, ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन समझ चुके थे। जो एनर्जी हमने क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से कैलकुलेट की हुई है वो करेक्ट है। तो आइंस्टाइन इस एनर्जी को लेकर चले और क्या कैलकुलेट करने चले, हर ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी को कैलकुलेट करने चले। हर ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी क्यों कैलकुलेट कर रहे थे वो देखिए। हम तो क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्पेसिफिक हीट को। और स्पेसिफिक हीट हमें पता है क्या होती है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ये होती है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो ये स्पेसिफिक हीट होती है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें E चाहिए और E कहां से निकलेगी, देखिए हमें E की वैल्यू पता है। एवरेज एनर्जी का मीनिंग फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एनर्जी अगर मैं यहां पर लिखूं तो एवरेज एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई n। और ये E निकालना चाहते हैं हम, ये n कितना होगा, ये n ऑसिलेटर्स हैं तो इनके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, 3n। तो ये n की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 3n। अगर मैं एवरेज एनर्जी निकाल लूं, उसको 3n से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, E आ जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल। और ये आने के बाद मैं क्या निकाल दूंगा, स्पेसिफिक हीट निकाल दूंगा एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो अब एवरेज एनर्जी जब ईच ऑसिलेटर की उन्होंने कैलकुलेट की तो वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से कैलकुलेट की, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को यूज किया। यानी कि उन्होंने एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर को कैलकुलेट किया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से। और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें क्या कहता है स्टूडेंट, आप कभी भी कंप्लीट सॉलिड को या कंप्लीट क्रिस्टल को या मैं ये कह दूं कंप्लीट n ऑसिलेटर को एकदम से स्टडी नहीं कर सकते। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कम से कम ऑसिलेटर लेने पड़ेंगे, उन कम से कम ऑसिलेटर को लेकर चलेंगे और कहां पर पहुंच जाएंगे, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पर पहुंच जाएंगे। कम से कम एक लेंगे, सेकंड लेंगे, थर्ड लेंगे, फोर्थ लेंगे, फिफ्थ लेंगे, सिक्स्थ लेंगे, और इन सबको हम एडअप करते चलेंगे और हम कहां पर पहुंच जाएंगे, पूरे क्रिस्टल पर पहुंच जाएंगे। तो यही कंसेप्ट वो लेके चले थे। उन्होंने क्या